शिवसेना का गठन भले ही 80% समाज सेवा और 20% राजनीति के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे 80% सियासत और 20% समाज सेवा पार्टी का मंत्र बन गई। किती 80 म्हणजे सेना निघाल्यात, 80 सेना आपली शिवसेना निघाल्यापासून सगळ्या नष्ट झाल्या। एकमेव शिवरायाची शिवसेना आज हयात आहे, तुमच्या माझ्या समोर बसली आहे। काय माकडांना माहित आहे, शिवसेनेला मायावतीच्या हत्येला जसं तुम्ही कव्हर घालता ना, तशी कव्हर घालून शिवसेना झाकली जाणार नाही। इस बीच शाखाओं के गठन का काम शुरू हुआ और बाला साहेब 1941 से 1944 तक संघ की शाखाओं में जाते रहे थे और उन्हें इसका महत्व मालूम था। शुरुआती शाखाएं सड़क और छतों पर लगाई गई थी, साथ ही मीलों में यूनियन बनाने का काम शुरू हुआ। शिव सैनिकों की तादाद बढ़ने लगी और शिवसेना नौकरी, घर और दूसरे मुद्दों पर मराठी मानुष के हक की बात अपनी तरह से करने लगी। कशाला उभारताय पुतळे? बरं आमच्या आहेत ना, काय सुविधा मी दिल्या नाहीत? ती आज पुरवणी बाहेर पडली ती बघा आमची मुंबईमध्ये काय किती केले त्याचं वर्णन काय। तो स्विमिंग पूल जाऊन बघा, त्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचं दालन जाऊन बघा, बागा सुधारल्यात किती ते जाऊन बघा। पाण्याची आहे बोंब आहे, याबद्दल वादच नाही। पाऊस पडला खड्डे म्हणजे मुंबईतच पडले, सगळ्या हिंदुस्थानामध्ये खड्डे पडलेले आहेत, पाऊस भयानक झाला है। ये वो दौर था जब कांग्रेस के लोगों का मोह भंग हो रहा था और संयुक्त महाराष्ट्र समिति का प्रभाव कम हो रहा था। शिवसेना के फलने फूलने के लिए जमीन मिल रही थी। ज्यादातर शिवसैनिक छात्र थे या इसी उम्र के थे। इसी बीच शिवसेना ने पहले ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और फिर बीएमसी का चुनाव लड़ा। बीएमसी का चुनाव शिवसेना ने मधु दंडवते की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और 42 सीटों पर विजय पताका लहरा दिया। उस वक्त तक शिवसेना के लिए सिर्फ और सिर्फ मराठी मानुष केंद्र में थे और बाला साहेब हर मौके पर शिव सैनिकों के साथ खड़े दिखते थे। इसलिए फरवरी 1967 में सेंट्रल मुंबई की काला चौकी पर पथराव हुआ तो बाला साहेब ने शिव सैनिकों का पक्ष लिया। तमिलनाडु में हिंदी फिल्मों का विरोध शुरू हुआ तो शिव सैनिकों ने मुंबई में दक्षिण भारतीय फिल्मों के अलावा उन हिंदी फिल्मों पर भी रोक लगा दी जो दक्षिण में बनी थी। आलम यह हुआ कि जब दक्षिण में हिंदी फिल्मों को जगह नहीं मिल रही थी तो 11 मार्च 1967 को एक साथ 17 फिल्मी थिएटर पर हमला हुआ जहां दक्षिण में बनी फिल्में चल रही थी। बाला साहेब ने सियासत की जड़ें जमाने के लिए गजब का लचीलापन दिखाया। आलम ये कि कांग्रेस को सपोर्ट करने से लेकर उन्हें 1970 में मेयर चुनाव में मुस्लिम लीग से गठबंधन करने में भी हिचक नहीं हुई। इसके अलावा बाला साहेब मराठी युवकों की आर्थिक तरक्की के लिए नौकरी और स्वरोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने लगे। उन्होंने युवाओं से बड़ा पांव स्टॉल लगाने का आह्वान किया। विरोधियों की आलोचना के बावजूद ये मंत्र सुपरहिट रहा और बड़ा पांव स्टॉल आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए स्वरोजगार का मंत्र बन गया। दूसरी तरफ पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए बड़े सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। 1972 में शिवसेना ने एयर इंडिया के नरीमन पॉइंट दफ्तर पर मोर्चा निकाला और मराठी लोगों को नौकरी दिलाने की मांग के साथ एक अधिकारी की पिटाई कर दी। इस तरह ओबरॉय होटल, आरबीआई, इंडियन ऑयल जैसे तमाम दफ्तरों पर शिव सैनिकों की दादागिरी दिखी, लेकिन मराठी मानुष खुश हुआ। ही तुमच्या शिवसेनेची ताकद आहे, ही माझी एकट्याची नव्हे। मी शिवसेना प्रमुख जरूर, पण तुमची ताकद माझ्या बरोबर आहे म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे। शिवसैनिक हा बाजूला करून मला शिवसेना प्रमुख म्हणून मिळवता येणार नाही। ही माझी भावना आहे, ती प्रत्येकानं जोपासली पाहिजे। हिंदुत्वाचा तुम्ही प्रचार करणार का? अरे बाबा, हा राज्याचा प्रश्न आहे। लोकसभेला ज्याला आमचे कोणी उभे राहतील त्याला हिंदुत्वाचा प्रचार का? तर तो देशाचा प्रश्न आहे। म्हणून महाराष्ट्रावरती संकट आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या संबंधाने प्रश्न आणि देशावरती संकट आल्यानंतर मात्र देशाचा विचार, हे शिवसेनेचं स्पष्ट धोरण आहे। बाला साहेब धीरे धीरे राजनीति के मझे खिलाड़ी बन रहे थे।
जो जनता के मन की आवाज समझने लगे। देशाच्या हिताचं जे काही असेल, महाराष्ट्राच्या हिताचं जे काही असेल, लोकांच्या हिताचं जे काही असेल ते जरूर केलंच पाहिजे आणि आम्ही करणार। 1978 में बीएमसी चुनाव से पहले उन्होंने ऐलान किया कि अगर वो बीएमसी के दफ्तर पर भगवा नहीं लहरा पाए तो शिवसेना प्रमुख पद छोड़ देंगे। चुनाव में शिवसेना को सिर्फ 21 सीटें मिली तो चंद दिन बाद हुई दशहरा रैली में बाला साहेब ने भाषण के बीच एक पर्ची निकाली और बोले कि मैं बीएमसी दफ्तर पर भगवा लहराने में नाकाम रहा हूं और अगर लोगों का मुझ में विश्वास नहीं है तो मैं उनकी शिकायतें उठाने में अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। मैं अपने वादे का पक्का हूं और अगर लोग नहीं चाहते तो मैं शिवसेना प्रमुख का पद छोड़ रहा हूं। रैली में मौजूद लाखों लोग सख्ते में आ गए। बाला साहेब के पक्ष में नारेबाजी होने लगी। ये बाला साहेब का स्टाइल था जिसने एक बार फिर शिव सैनिकों का उनमें विश्वास जगा दिया। शिवसेनेच्या तिकिटावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात, मग त्यांना काय ओवाळू? आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार जर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। असेल आमचा वाद असेल आहे, पण कुठेतरी एक अभिमानानं आमच्या कार्यक्रमाचा वेळ तुम्ही त्या उर्दू वार्ताला देता, आम्ही नाही सहन करणार। 1980 में विधानसभा चुनाव होने थे। शिवसेना की किसी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतरा, लेकिन इंदिरा की कांग्रेस के साथ एक सौदा किया। इस समझौतानुमा सौदे का लबोलुआब ये था कि शिवसेना कांग्रेस का प्रचार करेगी और बदले में कांग्रेस शिवसेना के 3 उम्मीदवारों को विधान परिषद भेजेगी। बाला साहेब इमरजेंसी के दिनों में इंदिरा के पक्ष में पहले ही खड़े हो चुके थे और उनकी इंदिरा गांधी से अच्छी बनती थी। साल 1984 में भिवंडी में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद शिवसेना ने हिंदुत्व का एजेंडा पकड़ लिया। ह्या महाराष्ट्रात केव्हाही निवडून आले नाही, ते त्यावेळेला आले। हा युतीचा परिणाम लक्षात घ्या, आम्ही लक्षात घेतो। आम्ही असं म्हणत नाही की केवळ आम्हीच आणि आम्हीच नव्हे, तुम्ही सुद्धा आम्ही सुद्धा मिळून हे असं, पण काय ऐकायलाच तयार नाही। तर अशी गोचिडी प्रवृत्ती ठेवू नका, बिलकुल ठेवू नका। दूध प्यायचं तर सरळ दूध पिया, दूध संपलं तरी मात्र रक्त प्यायला लागाल तर मात्र पंचायत होईल। हे एक प्रेमळ सूचना मी त्यांना करू इच्छितो। बाकी वाव आहे सगळे, तर एक 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 मुद्दे आणले तर काय होणार आहे, तर काय सांगायला नको। इस बीच मिल मजदूरों की हड़ताल के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ 7 साल लंबा चला साथ छूट गया। 1985 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के साथ आने की बात हुई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अलबत्ता विधानसभा चुनाव में शिवसेना का पहली बार कोई उम्मीदवार जीता, जिनका नाम था छगन भुजबल। ये वो दौर था जब शाह बानो मामले में बीजेपी और शिवसेना दोनों राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बोल रहे थे। शिवसेना के संपादन में पार्टी का मुखपत्र सामना साल 1988 में लॉन्च हो गया, जो कटाक्ष के जरिए समाज को आईना दिखाने के उद्देश्य से लॉन्च हुआ, लेकिन शब्दों में आग उगलने लगा। 1989 में दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव और 1990 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा और सीटों के लिहाज से अपने ग्राफ में इजाफा भी किया। हालांकि साल 1991 में बीएमसी का चुनाव शिवसेना ने अकेले लड़ा। फिर आखिरकार 25 मार्च 1995 का वो दिन आया जिसका बाला साहेब को वर्षों से इंतजार था। 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसकी दूसरी नंबर पर शिवसेना और तीसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। समान विचारधारा वाली शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली। एक सरकार तब बनी थी, फिर एक सरकार साल 19 में बनी, तब बीजेपी के साथ सरकार थी। इस बार बीजेपी के खिलाफ सरकार बना ली गई। बाला साहेब के बेटे उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा में वो बाला साहेब के विचारों को भूल गए। इस भूल को सुधार का नाम लेकर साल 2022 में पेश किया बाला साहेब के ही शिष्य रहे एकनाथ शिंदे, और वहीं से शुरू हुआ गद्दारी और धोखेबाजी वाले आरोपों पर आकर
ठहर गया। महाराष्ट्र में छिड़ी गदर और गद्दारी का असली रंग क्या है, ये उन तारीखों में दफन है जब बात समझौतों की हुई थी। एक तरफ समझौतों की दोस्ती थी तो दूसरी तरफ दोस्ती में समझौता था। आरोप ये लगा कि उद्धव सत्ता सुख में इतने विलीन हो चुके हैं कि अपने ही साथियों को भूल गए। साथियों ने भी बाकी दलों के साथ मिलकर दरारों को सत्ता की गोंद से भर दिया। एक नया उदय हुआ, नाम वही, पहचान वही, काम वही, बस रास्ते अलग अलग थे। हर रास्ते में लगा हुआ अलग अलग झंडा बाला साहेब ठाकरे का ही था। शिवसेना की राजनीति हमेशा मराठे अस्मिता की राजनीति रही थी, लेकिन साल 2022 आते आते शिवसेना पर आरोप लगा कि उसने बाला साहेब के विचारों की तिलांजलि दे डाली। शिवसेना की कमान उद्धव के हाथ में थी तो आरोप भी उद्धव पर ही थे। आज महाराष्ट्र महायुद्ध के लिए तैयार है। राज्य में 20 नवंबर को एक ही चरण में 288 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। जमीनी स्तर पर यहां लड़ाई सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। महायुति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। दूसरी तरफ एमवीए में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है। देखने में ज्यादा पेचीदा तो नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की लड़ाई इतनी सरल भी नहीं। मतदाता 288 विधानसभा सीटों पर अपने प्रतिनिधियों का फैसला करेंगे। ऐसे में राजनेता अपनी प्रतिष्ठा, विरासत और लोकप्रियता के तर्कश से सभी तीरों का प्रयोग इस युद्ध के मैदान में कर रहे हैं। इस महायुद्ध के भीतर कई छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आप भी इस बात को लेकर संशय में हैं कि असली सेना कौन है, चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई और भी बहुत कुछ, तो आपको इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ना और समझना होगा। राज्य स्तर पर सत्तारूढ़ महायुति और एमवी अगली सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों गठबंधनों में 3 प्रमुख दल भी हैं। दोनों पक्षों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाना था, जो आखिरी समय तक तय नहीं हो पाया। सभी नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद ही स्थिति साफ हो सकी। महायुति में बीजेपी को सबसे बड़ी हिस्सेदारी मिली है और वो कुल 288 सीटों में से 149 पर चुनाव लड़ रही है। सीएम शिंदे की सेना 81 सीटों पर और अजित पवार की एनसीपी 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एमवीए में कांग्रेस को 101, उद्धव ठाकरे की सेना को 94 और शरद पवार की एनसीपी को 85 सीटें मिली हैं। जबकि एमवीए में शामिल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ने क्रमशः 9 और 4-4 उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र की लड़ाई में सबसे बड़ी जंग विरासत की है, जिसमें बाला साहेब ठाकरे की विरासत दांव पर लगी है। एकनाथ शिंदे के उद्धव से अलग होने के बाद बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना 2 गुटों में विभाजित हो गई थी। इसे बेहतर समझने के लिए आइए एक कदम पीछे चलते हैं। 2019 में पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के नेतृत्व वाले यूपीए के खिलाफ एनडीए के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा था। बीजेपी शिवसेना के नेतृत्व वाले एनडीए ने 288 सीटों वाले विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद सामने आ गए। केवल 56 सीटें होने के बावजूद शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का शीर्ष नेता नियुक्त करने पर जोर दिया। 105 सीटें जीतने वाली बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ी रही। इस घटनाक्रम से कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को फायदा हुआ, क्योंकि शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी बनाने के लिए उनके साथ मिलकर एक अप्रत्याशित राजनीतिक बदलाव किया। नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र में एमवीएस सरकार का गठन हुआ, जिसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री का पद संभाला। फिर आया साल 2022, महीना था जून का। बाला साहेब के शिष्य
और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायकों के एक वर्ग का नेतृत्व कर तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विभाजन के बाद शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई और उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। शिंदे ने बगावत की, उनकी बगावत का फल मीठा निकला। शिंदे अपने विधायकों के नाथ बन गए। कहा बाला साहेब की असली विचारधारा इधर है, असली शिवसेना हम ही हैं। अब विचारधारा का टकराव विरासत से होना था। जीत को जांचने परखने का काम न्यायपालिका के हिस्से आया तो सरकार चलाने का काम शिंदे के हिस्से आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के शिंदे के नेतृत्व वाली सेना को असली सेना घोषित करने के महाराष्ट्र स्पीकर के आदेश की चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाना बाकी है, लेकिन दोनों गुट पार्टी की पहचान के लिए चुनावों में लड़ेंगे। इनमें से 41 विधायक शिंदे गुट में शामिल हो गए और 15 उद्धव ठाकरे के साथ रहे। शिवसेना की लड़ाई की तरह महाराष्ट्र के युद्ध के मैदान में एनसीपी बनाम एनसीपी मुकाबला देखने को मिल रहा है। सीनियर पवार और जूनियर पवार की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। शिवसेना की तरह महाराष्ट्र में एक और पार्टी एनसीपी का विभाजन हुआ, जिसने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को और ज्यादा बदल दिया। एनसीपी साल 1999 में एक महत्वपूर्ण विभाजन के बाद उभरी, जब शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के नेतृत्व को चुनौती दी। कांग्रेस और सोनिया गांधी के नेतृत्व के खिलाफ अपने शुरुआती रुख के बावजूद एनसीपी ने बाद में अपनी स्थिति संशोधित की और 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का हिस्सा बन गई। एमवीए गठबंधन के हिस्से के रूप में पार्टी ने महाराष्ट्र के सीएम के रूप में उद्धव ठाकरे का समर्थन किया। शरद पवार ने लगभग 15 विधायकों का समर्थन बरकरार रखा। इन संख्याओं के आधार पर चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी। 2019 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित एनसीपी ने 53 सीटें जीती थी। अब एनसीपी के दोनों गुट राज्य भर में 36 सीटों पर सीधी लड़ाई में है। इस बीच अपने चाचा शरद पवार से अलग हुए अजित पवार अब विधानसभा चुनाव में अपने भतीजे योगेंद्र पवार के साथ सीधे मुकाबले में हैं। योगेंद्र को शरद पवार ने 7 बार के विधायक अजित पवार के खिलाफ बारामती से मैदान में उतारा था। इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को बारामती लोकसभा सीट से 1,58,333 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। अजित ने शरद पवार पर परिवार में फूट डालने और राजनीति को निम्न स्तर पर ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं दोनों राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस को अपने अपने गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें मिली। महायुति के हिस्से के रूप में बीजेपी ने 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस एमवीए के हिस्से के रूप में है, जो 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कहीं मन नहीं मिलता है तो कहीं पर मतलब नहीं सधता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आधे आधे बटे हुए एनसीपी और शिवसेना अपने इतिहास का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे सत्ता का सुख भोग रहे हैं तो किंग मेकर से खुद सियासी किंग बनने की कशिश में गुम उद्धव ठाकरे सत्ता की चाबी एक बार फिर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। नाम एक, पहचान दो, मोर्चे दो। पार्टी से इतर गठबंधन ने जीत का चंदन अपने सिर पर हर कोई लगाना चाहता है। इनमें से दोनों पार्टियां 75 सीटों पर सीधे मुकाबले में हैं, जो ज्यादातर विदर्भ क्षेत्र में है। गढ़चिरौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से लेकर नागपुर तक, जहां बीजेपी के वैचारिक नींव आरएसएस का मुख्यालय है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी 66 सीटों पर सीधी लड़ाई में थी, जिनमें से कांग्रेस केवल 16 पर जीत हासिल करने में सफल रही। वहीं अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, क्योंकि हाल ही में सत्ता में फेरबदल के बाद ये पहला चुनाव था। महायुति ने केवल 17 सीटें जीती। कांग्रेस ने कुल 48 सीटों में से 13 पर जीत हासिल करते हुए सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली पार्टी बनी। शिवसेना यूबीटी और बीजेपी दोनों को 9 सीटों के साथ बराबर प्रतिनिधित्व मिला, जबकि शरद पवार के एनसीपी 8 सीटें जीतने में सफल रही। ऐसे में अब सभी की निगाहें 20 नवंबर को होने वाली 288 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले मुकाबले पर टिकी है। महाराष्ट्र में सत्ता किसके पास होगी, महायुति या एमवीए, ये 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। चुनाव आयोग ने भले ही तय कर दिया हो कि असली सेना और एनसीपी कौन है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता असली शिवसेना
और एनसीपी किसे मानते हैं। और शायद तभी जाकर इस विरासत की जंग का द एंड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।